Hello everyone, welcome to Guru Gyanam. It's all about home science. कला और संस्कृति की अगर बात की जाए तो भारत हमेशा से ही सबसे समृद्ध देशों में से एक रहा है और आज के समय भी बहुत से कम ऐसे देश हैं जहाँ की कला संस्कृति भारत के जैसी प्राचीन और विविध है। सदियों से भारतीय संस्कृति के कायम रहने और इसके विकास का जो श्रेय है वो भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं को जाता है जो विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव के बावजूद भी अभी तक परिवर्तित नहीं हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ परंपरागत व्यवसाय के बारे में जानेंगे जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और ये आपके चैप्टर 1 कार्य आजीविका और जीविका का एक भाग है। तो कुछ व्यवसाय ऐसे हैं परंपरागत व्यवसाय जो सदियों से चले आ रहे हैं और इसका स्थायित्व हैं, अभी तक वो कायम है। जबकि बहुत उथल पुथल हुई, बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, कई शासक आकर भारत पे, कई शासक ने कई देशों ने आके भारत पे राज किया, लेकिन इतनी टिकाऊ प्रकृति वाली संस्कृति और कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो भारत सबसे प्राचीन है। अगर कला की बात की जाए, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो परंपरागत हैं, उनमें से है कृषि, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, कुछ बुनाई है, कुटीर उद्योग, कशीदाकारी, चित्रकला, विशिष्ट पाक प्रणाली। और यहाँ पे उनमें से कुछ व्यवसायों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है परंपरागत भारत में और आज तक चला आ रहा है वो है कृषि। हम सभी जानते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या गाँव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। हालांकि औद्योगिकरण हो गए, नगरीकरण हो गए और कुछ लोग गांव से शहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में आज भी कायम है। पुराने समय से लेकर आज भी कृषि ही भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कहीं कहीं पर थोड़ी सी वर्ड्स में, हिंदी में मात्राओं की त्रुटियाँ होंगी, तो उसे आप इग्नोर करिए। मैं जो आपको बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और भारत में कृषि एक मुख्य व्यवसाय होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? यहाँ की जलवायु, वो अनुकूल है, कृषि के अनुकूल है। यहाँ आप सभी जानते हैं 3 मौसम मुख्यतः होते ही हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। और उस मौसम के हिसाब से फसलें भी होती हैं, जैसे कि रबी, खरीफ और जायद, ये 3 तरीके की फसलें होती हैं। कृषि करने वाले अधिकतर लोग वो छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं और कई लोग तो ऐसी भी खेती करते हैं आज के समय भी जिस ज़मीन पे वो खेती करते हैं उस पर उनका मालिकाना हक नहीं होता है। तो ऐसे लोग कुछ हिस्सा उस ज़मीन से प्राप्त करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों पे वो काम करते हैं, जो हिस्सा प्राप्त होता है उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके की जलवायु है और कई किसान ज़्यादातर नकदी फसल उगाना चाहते हैं। नकदी फसल मतलब जो बहुत जल्दी से बिक जाएं और उनसे पैसे प्राप्त हों, कुछ फल, सब्जियां, दालें, गेहूं, ये नकदी फसलें हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक महत्व वाली फसल भी है जिनका उत्पादन भी भारत में अधिकतर किया जाता है। उसमें है चाय, कॉफ़ी, रबर, जो 12 महीने आप मिलेंगे, बिकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको खरीदते हैं। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश है। तो इसी बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में लोगों का रुझान कृषि की तरफ कितना ज़्यादा, कि बहुत सारी फसलों में, जैसे अभी मैंने बताया काली मिर्च, अदरक, हल्दी, काजू, नारियल, इनमें ये अग्रणी हैं और देशों की तुलना में। इसके अलावा क्योंकि समुद्र तट रेखा काफ़ी है भारत में, इस वजह से मछली पकड़ना भी एक बड़ा व्यवसाय रहा है।
तो कृषि के बाद मछली पकड़ना भी एक बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि भारत समुद्री तट, बहुत से एरिया समुद्री तट के किनारे आते हैं। तो मछली पकड़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मछली पकड़ने की कोशिश की गतिविधि की जाती है और एक प्राचीन अभ्यास है। पुराने समय से मछली पकड़ते हैं, उसको एक मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं मछुआरे जो समुद्र के किनारे रहते हैं। मछली पकड़ना कुछ किसानों के लिए भी आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। वो मछली पकड़ने जाते हैं और मछली बेचकर अपनी आय को कमाते हैं। छोटे गांव में मछली पकड़ना एक प्राथमिक व्यवसाय है कि कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग मछली को पकड़ते हैं। अगला व्यवसाय है हस्तशिल्प। भारत के बहुत सारे परंपरागत व्यवसायों में हस्तशिल्प भी एक प्रमुख परंपरागत भारतीय व्यवसाय रहा है और वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारत के हस्तशिल्प और ललित कलाओं के उत्पादों की बहुत मांग है, यानी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, बाहर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी कारण विभिन्न प्रकार के शिल्प कला जैसे आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई, कास्ट शिल्प, टेराकोटा के सामान बनाना, टेराकोटा मीन्स लाल भूरी मिट्टी से पकाए गए बर्तन व मूर्तियाँ, दरी, गलीचे, कारपेट, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं, ये सारा कुछ एक ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बन गया है। हस्तशिल्प यानी हाथ से कलाकारी करना। तो भारत एक प्रमुख अग्रणी देश रहा है हस्तशिल्प कलाओं में। बुनाई एक कुटीर उद्योग है और भारत का परंपरागत व्यवसाय भी रहा है और अपनी बुनाई कला के कारण ही भारत सदियों से वैश्विक स्तर पर कपड़ों का एक प्रमुख उत्पादक देश रहा है। यहाँ बनने वाले वस्त्र बहुत सारे देशों में पसंद किए जाते हैं। बुनाई ग्रामीण स्तर पर भी की जाती है, वो ग्रामीण स्तर पर एक प्रमुख कुटीर उद्योग है और विश्व में संभवतः भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के जो अपने विशिष्ट वस्त्र, कशीदाकारी और परंपरागत परिधान के लिए जाना जाता है और यहाँ के क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के वस्त्र उनके जीवन शैली के प्रतीक हैं। हम कई लोगों के वस्त्रों को देखकर समझ जाते हैं कि ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर हमने साड़ी बांधने का तरीका देखा या वाइट और रेड बॉर्डर की साड़ी देखी तो हमें लगता है कि ये बंगाली हैं। बहुत लंबी 9-9 मीटर की साड़ियाँ देखते हैं तो हमें मराठी लोग समझ आते हैं। इस तरीके से हमारी संस्कृति का एक परिचय देते हैं यहाँ के वस्त्र। हालांकि कुछ वर्ष से औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए जो गाँव में बुनाई की प्रक्रिया होती थी वो थोड़ा कम हो गई है या लगभग नष्ट होने के बराबर है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है अगर हैंड वीविंग की जाए, हैंडलूम पे वस्त्र बनाए जाएं और फिर वो कॉस्टली भी बहुत पड़ते हैं और इसीलिए 2 दशक से इनके बीच में कम हो गया था, लेकिन पिछले 2 दशकों से इनके सौंदर्य को और महत्व मिला है। बहुत सारी सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, एग्जीबिशंस लगाए गए हैं और जो पुरानी कलाएं थीं बुनाई से संबंधित वो फिर से आगे आ रही हैं तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था में इस प्रकार शिल्पों की सामग्री को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है। शिल्प कला भी एक प्रमुख व्यवसाय है जो परंपरागत है। उड़ीसा का 16 शिल्प हो या कर्नाटक की चन्नपटन की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्ति कला, शिल्प निर्माण, ये करने की तकनीक की विधियाँ बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आती लोग सीखते चले जा रहे हैं और उसे करते चले जा रहे हैं। ये एक तरीके का देसी ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है और प्रशिक्षण इसका मुख्य रूप से गृह आधारित प्रशिक्षण होता है। जैसे घर में जो लोग इस शिल्प कला से जुड़े हुए हैं उनके बच्चे वही देखते हैं और वो चीज़ें सीखते जाते हैं। तो ये एक अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उनको, वो घर में ही अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, ग्रैंड पेरेंट्स से वो सीखते हैं और
उसको एक व्यवसाय के रूप में खुद भी अपनाते हैं। कुछ बच्चे आजकल उसको व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और शिल्प कला की जो जानकारी है वो थोड़ी सी गोपनीय रखी जाती है, क्योंकि भारत में धर्म और जाति व्यवसाय के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक सौपनिक व्यवस्था है, इसलिए शिल्प कला को सुरक्षित रखा जाता है और थोड़ा सा इसको गोपनीय रखा जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कर्नाटक की चन्नापटना मूर्ति है, ये देखिए, और ये उड़ीसा का 16 शिल्प है। इन पिक्चर्स को दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखकर समझ जाइए कि 16 शिल्प कैसे होता है और चन्नापटन मूर्ति क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में चित्र दिखाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कला है या कौन सी मूर्ति कला है, जिसे आप आसानी से उसका जवाब दे पाएँ। तो उड़ीसा का 16 शिल्प और कर्नाटक की चन्नापटन मूर्तियाँ। इसके अलावा भारत में अनेक शिल्प व्यवसाय हैं, अनेक व्यवसाय हैं, परंपरागत व्यवसाय जो किए जाते हैं, जिनके मैंने नाम बताया। उनके अलावा भी जैसे कि शिकार करना, पक्षियों और जानवरों को जाल में फंसाना, विदेशी सामान को इकट्ठा करना और बेचना, माला बनाना, नमक बनाना, ताड़ी का या नीरा का रस निकालना, खनन कार्य यानी खुदाई का कार्य, ईंटें और टाइल्स बनाना, ये कुछ कार्य हैं जो परंपरागत। इसके अलावा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कार्य हैं, उसमें पुजारी, एक घर में एक व्यक्ति जो पुजारी है, उसके होने वाले बच्चे भी पुजारी बन जाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला कार्य है। सफाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले इत्यादि, ये सारे कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब एक और परंपरागत व्यवसाय है, वो है भारत की पाक प्रणाली एवं भारत के मसाले। पूरी दुनिया में फेमस है भारत का पाक प्रणाली, इंडियन कुसीन। पूरे वर्ल्ड में आप जाइए तो इतना फेमस है ये। जिस प्रकार अलग अलग प्रदेशों का अपना अलग अलग संगीत, साहित्य और कला होती है, उसी प्रकार भारत में हर प्रदेश की अपनी विशिष्ट पाक प्रणाली है। क्षेत्र के अनुसार पाक प्रणाली में स्थानीय देसी सामग्री और मसालों को लेकर विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। आप मेरी दादी कहती थी कि आप हर 10 घर छोड़ के पहुंचोगे तो आपको कुछ अलग व्यंजन पकता हुआ मिल जाएगा। किसी में मसाले डालने की प्रक्रिया अलग होती है, वही एक सब्जी आसपास 10 घरों में आप जाओगे 10 तरीके से बनती है। तो इसी कारण भारत अपने व्यंजनों की विविधता और मसालों को लेकर भी पूरे विश्व में विख्यात है। आज देश के हर भाग में प्रदेशों के व्यंजनों की ज़बरदस्त मांग है और ये जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है और जीविका के बहुत सारे अवसर इसमें उपलब्ध हैं। भारत सदियों से विभिन्न प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है और आज भी भारतीय मसालों की देश विदेश में ज़बरदस्त मांग है। तो भारत में सड़कों पर भोजन बेचने से लेकर 5 सितारा होटल तक पाक प्रणाली प्रमुख व्यवसाय के रूप में जानी जाती है। चित्रण कला या जिसको हम विजुअल आर्ट या वास्तुकला भी कहते हैं, ये भी एक परंपरागत व्यवसाय है। हजारों वर्षों से चला आ रहा है और पुराने जमाने के कलाकारों और शिल्पकारों को हिंदू मंदिरों और हिंदू राजाओं द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त था। भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की भिन्न भिन्न शैलियाँ देखने को मिलती थीं जो विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करती थीं और इस वर्ग को मुख्य संरक्षक के रूप में माना जाता, मतलब मुख्य शिल्पकारों को संरक्षित किया जाता था राजाओं द्वारा। ये सभी जो धर्म है भारत में, जैसे इस्लाम, सिख, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये सभी धर्म संपूर्ण देश में विशिष्ट रूप से साथ साथ अस्तित्व में थे। इसीलिए विभिन्न उपासना स्थलों और मकबरों युक्त महलों, समाधि स्थलों
इन सभी जगहों में पत्थरों की कुशलता से गढ़ी हुई, कांसे और चांदी में ढाली हुई, टेराकोटा या लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ और बहुत विभिन्न रंगों से चित्रित प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जो आज भी आप जाएंगे ऐसी जगहों पर, जो प्राचीन काल की बहुत ही मशहूर जगह हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें से अधिकांश भारत की विशाल धरोहर के रूप में परिलक्षित की गई है। वर्तमान समय में इन कलाओं को सरकार द्वारा या कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, जो NGOs होते हैं, उनको से संरक्षण मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है और इसमें रोजगार के, उद्यमिता के अलग अलग अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस स्लाइड में आपको वर्ली कला दिख रही है महाराष्ट्र की। चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ह्यूमन फिगर, मानव के फिगर्स बने हुए होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पेंसिल सा नज़र आता है कि पेंसिल वर्क किया गया है, तो ये वर्ली कला है। ये भी चित्र दिखाकर पूछा जा सकता है। इसके अलावा कठपुतली शिल्प है, केरल के कुछ नारियल के शिल्प हैं, आसाम के बांस शिल्प हैं। ये सारे शिल्प भारत में बहुत ही मशहूर हैं। तो ये तो है भारत के कुछ परंपरागत व्यवसाय। इसके इतने व्यवसाय होने के बाद भी भारत की हस्तशिल्प को, वास्तुकला को, स्वदेशी कला के अस्तित्व को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी कुछ कारीगर द्वारा उत्पादित कलात्मक वस्तुओं की बाजार में उतनी मांग नहीं बन पाती है, क्योंकि कीमत औद्योगिक स्तर पर बनी हुई वस्तुओं से अधिक और महीनता कुछ कम होती है और इससे एक और शिल्पकारों की आय के स्रोत कम हो गए हैं, क्योंकि वही चीज़ें इमिटेशन फॉर्म में, उसका परिवर्तित रूप में हमें सस्ते में मिलती हैं, तो लोग इमिटेशन चीज़ें ज़्यादा खरीद लेते हैं। इस वजह से इनकी मांग कम हो गई है। लोगों में ललित कलाओं का सौंदर्य बोध धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट लेवल कम हो जा रहा है। निरक्षरता, सामान्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, भूमि सुधार लागू करने की धीमी गति और पर्याप्त और अकुशल वित्तीय और विपणन सेवाओं की कमी, ये सारी चीज़ों की और कुछ संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई है। पर्यावरण के सुरक्षा के नियम बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हस्तशिल्प तथा वास्तुकला संबंधित उद्योग तेजी से अपना आधार खो रहे हैं और विभिन्न समस्याओं के लिए यही चीज़ें उत्तरदायित्व हैं। जैसे पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, अकुशल वित्तीय व्यवस्था है, जिसकी वजह से ये कलाएं अपना अस्तित्व खो रही हैं। तो क्योंकि इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमारी प्राचीन धरोहर, प्राचीन परंपरा को, इसीलिए इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कुछ हस्तक्षेप की आवश्यकता है, विशेष रूप से आवश्यकता है। क्या किया जा सकता है? जैसे नए डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। इनको हस्तशिल्प और वास्तुकला को बचाए रखने का ये उपाय है कि हम नए डिज़ाइन बनाएं, उस पर कुछ रिसर्च करें, ध्यान दें, संरक्षण और परिष्करण नीतियाँ बने। जो लोग हस्तशिल्प या जो परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण हितैषी कच्चे माल का उपयोग करने में के बारे में सोचा जाए, कहा जाए। पैकेजिंग सही तरीके से कराई जाए, उसकी प्रशिक्षण सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनका कोई स्पेशल प्रशिक्षण नहीं है। जैसे आपने पढ़ा था, जो हस्तशिल्प कला है, ये सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब जो पहले की पीढ़ी का ज्ञान है वो कितना अगले बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि अलग से इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो इसलिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और उसका संरक्षण किया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का रक्षण किया जाए। और इस तरीके से आधुनिक युवा और समुदायों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे व्यक्तिगत रूप से जीविका के अवसरों के व्यापक क्षेत्र और संभावनाओं के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि अगर ऐसे प्रयास किए जाएंगे तो ग्रामीण जनता की आय उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे।
तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इस दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास कर रही है, जिससे भारत की जो प्राचीन धरोहर है, जो प्राचीन कलाएं हैं, वो फलती फूलती रहें, आगे लोगों तक उसका प्रचार प्रसार होता रहे, लोगों द्वारा पसंद की जाए, वो कहीं नष्ट ना हो जाए। तो हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप होम साइंस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ उपलब्ध होगी। लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।